आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6 जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं इसके हाइलाइट्स क्या हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, यानी गांवों का विकास, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है अगर हम अपने देश का सर्वांगीण या पूरा विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं। हाइलाइट्स क्या है? The chapter focuses on rural development in terms of economic growth of rural areas by eradicating the lingering and emerging challenges to attain economic growth of India. क्योंकि अगर रूरल एरियाज का विकास नहीं हुआ तो पूरा इंडिया पिछड़ जाएगा, इसके लिए उनका विकास जरूरी है। तो दो तरह के चैलेंजेस को दूर करके जो लिंगरिंग एंड इमर्जिंग, लिंगरिंग कौन से होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं जो चले आ रहे हैं आजादी के टाइम से, जो पिछड़ापन है खेतों का, खेती बाड़ी का, हमारे गांव का, वो, और इमर्जिंग चैलेंजेस, नए नए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं वो डिस्कस करेंगे हम। देखिए, नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट, आखिर हमें क्यों जरूरत है कि हम अपने गांव का विकास करें, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। सबसे पहले, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी बैलेंस्ड विद बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज हैपेंड इन अदर कंट्रीज। बाकी सारे देशों में जिन्होंने डेवलपमेंट अटेन किया, जो डेवलप हुए, जिनका विकास हुआ, उन सब में इंडस्ट्रीज के साथ साथ खेतों का, खेती बाड़ी का या रूरल एरियाज का भी विकास हुआ। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, 1991 के बाद में हमने इंडस्ट्रीज का तो बहुत सारा विकास कर दिया, लेकिन गाँव की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। वहाँ इंडस्ट्रीज भी इतनी ज्यादा नहीं है, गाँव के जो लोग हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। और देखिए, वहाँ का जो ग्रोथ का स्तर है, विकास का स्तर है, वो बहुत नीचे है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अब अपने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें जैसे और देश करते हैं। दूसरी बात, इंडियन रिफॉर्म्स हैव नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर एंड जस्ट फोकस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Agricultural sector is largely neglected and its growth is as low as 2%. इसकी ग्रोथ 2% या उससे भी कम है, जबकि हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट जो इंडिया की है वो है 7 से 8% तक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट हैज लेड टू जाइजेंटिक रूरल अर्बन डिवाइड। अब क्या है, जो शहर के क्षेत्र है वो तो बहुत ज्यादा विकास कर गए और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत कम विकास, रूरल एरियाज में कोई विकास नहीं है। तो अब हुआ क्या है, जाइजेंटिक रूरल अर्बन डिवाइड, एक बहुत बड़ी खाई आ गई इनके बीच में। भाई शहर तो बहुत डेवलप हो गए, बहुत बढ़िया, एकदम न्यूयॉर्क सिटी की तरह जा रहे हैं हम लोग, जैसे ग्रेटर नोएडा है, गुड़गांव है, बाकी जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज बहुत ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं। लेकिन अर्बन एरियाज आज भी वहीं पुरातन विभाग में बिल्कुल प्राचीन काल जैसे लगते हैं। कहीं कहीं जाइए तो खेती बाड़ी का स्तर बहुत ही ज्यादा नीचे है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिवाइड हो गया है। एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज बिकम अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब देखिए, अगर एक सेक्टर आपका बहुत डेवलप कर जाए और दूसरा सेक्टर पिछड़ा रह जाए तो आपका पूरा का पूरा विकास, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्यों? आपका जो खेती का पिछड़ापन है ना, रूरल एरियाज का जो पिछड़ापन है, वो आपकी जो ग्रोथ है 7 से 8% की, इसको भी पिछाड़ देगा। आप देश के विकास में पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि हम रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट करें। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का? रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान for the social and economic growth of the rural. The action plan is to focus on lingering and emerging challenges in rural areas. जितने भी challenges हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनको दूर करने के लिए एक एक्शन प्लान है। और एक्शन प्लान के तहत हम क्या करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक, वहाँ के समाज का और वहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में क्या क्या आते हैं, वहाँ के जो लोग, एम्प्लॉयमेंट है वहाँ का, तो नॉर्मली जो रूरल एरियाज में क्या एम्प्लॉयमेंट है आपका, खेतों में जाके लोग काम करते हैं, वहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, तो अब होगा क्या, उनका विकास हमें करना पड़ेगा। नए नए उनको एम्प्लॉयमेंट के साधन देने पड़ेंगे, नए खेती बाड़ी के साधन देने पड़ेंगे, वहाँ टेक्नोलॉजी ले जानी पड़ेगी। अब अगर उनके पास पैसा आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, उनका जो इकोनॉमिक स्तर है वो बढ़ जाएगा, तो सोसाइटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, तो सोशल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ये एक्शन प्लान है। रूरल डेवलपमेंट क्या है? एक्शन प्लान है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। सिंपल। देन लिंगरिंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस। अब लिंगरिंग चैलेंजेस कौन से होते हैं, जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, दीर्घकालीन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, यानी कि बहुत समय से हमारे पास ये सुविधाएं हैं ही नहीं। ये तो हमेशा से ही प्रॉब्लम थी। हम कहते हैं ना, ये तो अरे बहुत पुरानी बात है, ये तो
पुराने समय से चली आ रही है। तो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म इश्यूज है हमारे एग्रीकल्चर के। नंबर 1 क्या है? चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। वहां पे पैसा नहीं मिलता लोगों को, लोन की सुविधाएं नहीं है, कहीं से कैपिटल प्राप्त नहीं होता है ताकि अपनी खेती बाड़ी के विकास में लगा सकें या अपना जीवन स्तर बढ़ा सकें। कोई छोटा मोटा कॉटेज इंडस्ट्री या माइक्रो लेवल का जो इंडस्ट्री है वो लगा सकें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं मिलता। ना ही वहाँ शार्क टैंक जैसे जो लोग हैं वो जाते हैं कि भाई वहाँ के यूथ को, वहाँ के युवा को कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो कोई रोजगार प्राप्त कर ले, अपना छोटा सा कोई काम धंधा कर सके। ऐसा कोई वहाँ क्रेडिट की सुविधा ढंग की नहीं है। दूसरी चैलेंज क्या है? चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। अब वहाँ पे क्या है, अगर कोई बंदा कहीं से सीख के, यूट्यूब चैनल से कहीं से सीख कर कुछ अपना कर भी ले काम, तो वहां पे मार्केटिंग की बड़ी प्रॉब्लम। मार्केट बहुत दूर है, मार्केट तो शहरों में यहाँ करी है। आप सब्जियां नई नई तरह की लगा दी, मान लीजिए मशरूम का वहाँ खेती कर ली उन लोगों ने, मशरूम की पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी शहरों में ही होती है। और जो गांव का जो यूथ है वो उसकी पैकेजिंग नहीं कर पाएगा ढंग की, वो गांव से शहर तक लाते लाते ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं है, अच्छे मार्केट्स नहीं है, तो वो वहां तक आते आते खराब भी हो जाएंगी चीजें, या बिक ही नहीं पाएंगे, उनके पास साधन नहीं कि वो अपनी चीजों को उत्पादन करें और बेच सकें। फिर इमर्जिंग चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां जो आ रही हैं आज के विकास के साथ, डिजिटाइजेशन के साथ, जो चीजें हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, नई नई चुनौतियां और आ गई हैं। पहले तो थी ही, ये तो है ही आधारभूत, अब नई आ गई। क्या है? द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेती क्या है? सिमट रही है, छोटे छोटे खेत हो गए लोगों के पास, लोगों के जिनके जहां पीढ़ी बढ़ती है, भाई देखिए आपके परदादा 2 भाई थे, अब उन 2 भाइयों के कम से कम 50 जो खानदान है वो बड़ा हो चुका है, तो अब खेती बाड़ी क्या छोटी पड़ रही है, सिकुड़ गई है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जरूरत है नए नए एम्प्लॉयमेंट के साधनों की, जहां लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। अब रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें नए नए कुछ काम धंधे ढूंढने पड़ेंगे गाँव के एरिया में। द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था कि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स को लाकर अपना जो खेती का स्तर था, अनाज का उत्पादन था, बढ़ा लिया था। लेकिन इससे क्या हुआ? केमिकल्स हमारे सॉइल में गए, वो प्लांट्स में गए, हम उन केमिकल्स को अपने भोजन में ग्रहण कर रहे हैं, हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी सॉइल की क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत बढ़ने लगी, यानी कि ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें, उसके हिसाब से हम खेती करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, आगे पढ़ेंगे हम। देन अदर एलिमेंट्स ऑफ एक्शन प्लान। अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अदर एलिमेंट्स क्या है? रूरल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू लिंक रूरल एरियाज विद अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ पावर सप्लाई टू रूरल एरियाज, वहां बिजली की सुविधा होनी चाहिए। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, मॉनसून पे खेती डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वहां पे नहरें हो, तालाब हो, पॉन्ड्स हो या ट्यूबवेल लगाए जाएं ताकि वो खेती में पानी अपनी लगा सके, अच्छा खेतों का विकास हो सके। फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, वहाँ एग्रीकल्चरल रिसर्च होनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी में कौन सा अनाज उत्पन्न होगा, यहाँ कोई फूल लगा सकते हैं, सब्जियां अच्छी होंगी, कैश क्रॉप्स अच्छे होंगे, इस तरह की जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है वहां पे होनी चाहिए, तभी गांव के लोग विकास कर पाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अब की सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरत क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज, तो हम सबको पता है भाई, ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं हमारे आज भी। इंडियन इकोनॉमी कैन नॉट ग्रो विदाउट ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। अब भारतीय अर्थव्यवस्था अपने ज्यादातर लोगों का विकास करे बिना विकास कैसे करेगी? भाई हमारी जनता जो है 70% जनता तो हमारी बेरोजगार है, भूख से जूझ रही है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम डेवलप्ड नेशन कैसे बन पाएंगे? तो एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए, एक विकसित देश बनने के लिए हमारे देश को चाहिए कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें। It is needed to increase overall growth rate of Indian economy and attain balanced growth of urban and rural areas. दोनों क्षेत्रों का हमें बैलेंस ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी इंडिया ग्रो कर पाएगा। लिंगरिंग चैलेंजेस, अब इनके लिंगरिंग चैलेंजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दीर्घकालीन जो इशू थे, लिंगरिंग चैलेंजेस दैट हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड रूरल डेवलपमेंट, कौन से हैं? रूरल क्रेडिट, इट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए क्रेडिट चाहिए, उन्हें बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए चाहिए, मशीन खरीदने के लिए चाहिए, फेंसिंग के लिए, बहुत सारे जो काम होते हैं खेती बाड़ी के लिए, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है, किसानों को लोन चाहिए होता है। फार्मर्स में टेक लोन्स फॉर प्रोडक्टिव, यानी कि इनपुट्स के परचेज की प्रोडक्टिव जो काम होते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी के जो प्रोडक्टिव काम है जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके खेती का,
और अनप्रोडक्टिव नीड्स, उनकी अनप्रोडक्टिव नीड्स भी तो होती है, वैसे जैसे शादी हो गया, घर में ब्याह हो गया, पूजा पाठ सेरेमनीज हैं, वो अपनी खुशियां, बच्चे का मालिक छोटा मोटा जन्मदिन कुछ भी करते हैं वो लोग। वैसे जन्मदिन के लिए तो वो लोग नहीं लेते पैसा, लेकिन हाँ शादी ब्याह के लिए लेना पड़ता है उन लोगों को पैसा। तो कौन कौन से उनके इनपुट्स के लिए पैसा लेते हैं उधार वो लोग? प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए। फिर फार्मर्स नीड क्रेडिट बिकॉज दे हैव स्मॉल फार्म्स एंड लो प्रोडक्शन। उनके खेत बहुत छोटे हैं और उनमें जो खेती बाड़ी का जो स्तर है बहुत निम्न स्तर का है, बहुत कम उनका अनाज उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें उधार लेना पड़ता है। पैसा ही नहीं उनके पास तो उन्हें लेना ही पड़ेगा जीवन जीने के लिए और अपनी खेती बाड़ी के लिए भी। They do not produce surplus crop and are only subsistence in nature. सरप्लस क्रॉप का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आपका खेत इतना बड़ा है कि आपने साल भर के खाने के लिए अनाज रख लिया और उसके बाद बेचने के लिए भी आपके पास अनाज बच गया है बाजार में, वो होता है सरप्लस फार्मिंग। लेकिन अगर आपके खेत सिर्फ छोटे से हैं और वहां पे सिर्फ इतना अनाज आप उगा सकते हैं कि सिर्फ आप अपने परिवार को खाना पीना साल भर के खिला सकते हैं, तो वो कौन सी होती है? सब्सिस्टेंस नेचर की खेती। या थोड़ा बहुत अनाज बेचकर आप चाय पत्ती घी तेल ये सब खरीद सकते हैं, तो वो सब्सिस्टेंस नेचर है। लेकिन अगर आप बहुत सारा अनाज बाहर भी बेचते हैं, जैसे पंजाब के जो किसान हैं बहुत बड़े बड़े उनके फार्म्स हैं, उनके पास सरप्लस क्रॉप होता है, और जहां पे बहुत छोटे छोटे किसानों के छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं वहां पे क्या होता है? सब्सिस्टेंस नेचर की खेती होती है, मतलब भरण पोषण वाली खेती कहते हैं, मतलब अपना बस पेट भर पाते हैं और वो एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा नहीं कमा पाते। जेस्टेशन लैग बिटवीन ओइंग एंड हार्वेस्टिंग इज क्वाइट, सोइंग है बेटा यहाँ पे, सॉरी एस लगा लेना, SOWING, यानी खेती को बोने का और उसको काटने का जो समय है बहुत लंबा अंतराल हो जाता है। उनके पास अनाज तो साल में एक बार आता है पर खर्चे पूरे साल चलते हैं। अब अनाज आ गया, उन लोगों ने अपने घर के लिए खाने पीने के लिए रख लिया, थोड़ा बहुत बेचकर अपना करंट नीड्स पूरी कर ली, लेकिन अब खेतों को दोबारा भी बोना पड़ता है, दोबारा पानी भी चाहिए, जोतना है, ट्रैक्टर भी लेना है और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए होते, तो उस खर्चे के लिए उन लोगों को लोन लेना पड़ता है। ये लोन की नीड्स हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस हैं, ये हमारे भारतीय किसान की मजबूरियां हैं देखा जाए तो। Then they need credit for initial investment on seeds, fertilizers, implements and some family expenses. ये बता ही दिया हमने। Then short term, medium term and long term credit. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म यानी कि छोटे समय के लिए जो लोन लिया जाता है, उधार लिया जाता है, मीडियम टर्म मध्य समय के लिए, मध्यम समय के लिए, मीडियम टर्म के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए जो उधार लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं ये लोग लेते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट इसलिए फॉर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब जरूरतों के लिए लेते हैं वो लोग। दे आर रेज्ड फॉर 6 to 12 months, ये 6 से 12 महीने के लिए लिए जाते हैं, मतलब कि 6 महीने या ज्यादा ज्यादा 1 साल के लिए, 12 महीने मतलब 1 साल, ठीक है। मीडियम टर्म, अब मीडियम टर्म मध्यकालीन कौन से होते हैं? मीडियम टर्म कौन से होते हैं? फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ये छोटी मोटी मशीनरी लेने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस के लिए, भाई खेती है आपकी, बहुत गाय भैंस से आकर आपका सारा खेत बर्बाद करी तो फेंसिंग कर दी जाती है, बाड़ा लगा दिया जाता है, ये छोटी सी दीवार लगा दी जाती है ताकि जानवर आके आपके खेती बर्बाद ना करें, उसके लिए पैसा चाहिए। डिगिंग वेल्स, कुआं खोदने के लिए पैसा चाहिए। दे आर रेज्ड फॉर 12 months to 5 years, ये 12 महीने से लेकर 5 साल तक के लोन होता है, मीडियम टर्म जो क्रेडिट होता है। फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिट कौन सा होता है? फॉर परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, और जमीन खरीदने के लिए ज्यादा, मतलब आपके पास जमीन है और थोड़ी और खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेंगे, क्योंकि जमीन बहुत महंगी मिलती है, इसलिए बड़ा लोन चाहिए और आपको लंबे समय तक चुकाने के लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, और परमानेंट इंप्रूवमेंट्स के लिए चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं परमानेंट इंप्रूवमेंट बताती हूँ आपको। खेत जो होता है आपका बहुत नीचे पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है, सब जगह का पानी आकर आपके खेत में भर जाता है, आपकी खेती बर्बाद हो जाती है। तो कभी कभी मिट्टी का भराव करना पड़ सकता है, दीवारें भी लगानी पड़ सकती हैं, या और बहुत सारे इंप्रूवमेंट आपको करने पड़ सकते हैं, आपको पेड़ लगाने पड़ सकते हैं, इस तरह का। द पीरियड ऑफ सच लोन्स रेंजेस बिटवीन 5 to 20 years, ठीक है। इस तरह के लोन कितने समय के लिए दिए जाते हैं? लॉन्ग टर्म वाले 5 से 20 साल तक के लिए। फिर नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, फार्मर्स में टेक लोन्स फॉर प्रोडक्टिव परचेज ऑफ इनपुट्स और अनप्रोडक्टिव नीड्स, ये तो बता ही दिया था हमने, छोड़िए इसको। डन। सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन से होते हैं? कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्सेज, जहां पे लोग अपने भाई बंधुओं से कर्जा ले लेते हैं,
मनी लेंडर्स जो बनिया होता है, जो कर्जा देते हैं मनी लेंडर्स, उनसे कर्जा ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं? मॉडर्न या इमर्जिंग सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में क्या? बैंक्स हैं आपके, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सबसे जब लोन लेते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो आपस में ही लोन उधर से गांव के आसपास से ले लेते हैं वो लोग। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं? लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार हों। अब जमींदारी सिस्टम तो चला गया, लेकिन लैंडलॉर्ड्स आज भी हैं। लैंडलॉर्ड एक और भी होते हैं, जैसे कि आपने खेती अपनी किराए पे दे दी, बयाने पे दे रखी है, यानी कि चौथाई बटाई या फिर पैसा देकर कोई बंदा आपकी जमीन को कहे कि भाई हम इस पे खेती कर लेंगे, वो भी लैंडलॉर्ड्स होते हैं। मतलब आप लैंडलॉर्ड हैं, आपकी जमीन है, और कोई बंदा आपको जमीन के बदले पैसा देता है, साल भर अपनी खेती उसमें करता है, तो आप लैंडलॉर्ड हुए, तो आपसे कर्जा ले सकता है वो किसान। विलेज ट्रेडर्स, जो वहाँ के व्यापारी होते हैं गाँव के, उनसे कर्जा ले सकता है। मनी लेंडर्स, जो उधार देते हैं गाँव में, उनसे, जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे कर्जा ले सकता है। These are the three important sources of non-institutional credit, rural credit in India. ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे उधार लिया जाता है। It comprised of 93% of rural borrowing during first 5-year plan. जब हमारा देश आजाद हुआ तो 93% लोग लोन इन्हीं से लेते थे, यही सोर्सेस थे उनके मेन क्रेडिट लेने का, यानी क्योंकि बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत डेवलप नहीं था उस समय तक। देन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस बिकेम पॉपुलर बाय 1981। ये 1981 में आकर तक आते आते हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पॉपुलर हो गए। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इंक्लूड गवर्नमेंट, सरकार से जो लोन लेते हैं लोग, सरकारी जो नीतियां चलती हैं बहुत सारी, वहाँ पे बैंक्स के थ्रू वो लोन ले लेते हैं। फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं उनसे, सहकारी बैंक जिन्हें हम कह देते हैं। देन कमर्शियल बैंक, जो आपकी जितनी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक SBI वगैरह, वो सब कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स हैं आपके, जो रूरल एरियाज में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनका भी हम, उनसे भी लोन आप किसान लेते हैं। All these sources account for 7% of rural credit during first 5-year plan. 93% किससे था हमारा? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से था। अब 7% जो बता, 7% किससे आएगा अब हमारा? किससे आता था? बैंक्स वगैरह से। लेकिन बढ़ते बढ़ते 1981 तक, और आज करंट में ये 66% तक हो गया है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, अब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, they provide credit and guidance for farming. They contribute 16 to 17% of institutional credit. अब देखिए, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, ये बहुत ही ज्यादा सहयोगी होती है जो रूरल एरियाज में, और ये 16 से 17% तक लोन देती हैं आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को। These societies try to ensure, और ये हेल्प भी करती हैं किसानों को खेती की टेक्निक में, और प्रोग्राम्स करती है। ये क्या एंश्योर करती हैं, क्या निश्चित करती है, सुनिश्चित करती हैं? टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स। टाइमली, समय पर, और रैपिड फ्लो यानी लगातार उनको क्रेडिट देती हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स, जब भी जरूरत होती है उन लोगों को। टाइमली क्यों भाई? खेती जब बुआई होगी, जब उसको पानी देने का समय है, तभी निश्चित समय पर खेती में दिया जाता है पानी वगैरह, और उसके आगे पीछे हो गए तो भाई खेती बर्बाद होने वाली है। आपका टाइम निकल गया तो खेती बर्बाद है। एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर्स एज क्रेडिट एजेंसीज, मनी लेंडर्स की जो नेटवर्क था उसको खत्म करना। क्यों? देखिए, मनी लेंडर्स बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट्स चार्ज करते हैं। मान लीजिए बैंक का रेट पूरे साल में 10% है, लेकिन मनी लेंडर्स नॉर्मली 3 से 5% आज की डेट में भी मनी लेंडर्स पर मंथ चार्ज करते हैं। मतलब वो जाकर 20-25% तक बैठ जाता है आपका, और 30% तक भी बैठता है। 12 3 36 है ना, 12 36 होते हैं, 36% आपका साल भर में बैठता है वो लोन का, जो आपका ब्याज की दर है। तो बहुत ज्यादा जो ब्याज की दर है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है मनी लेंडर्स का, इसलिए इनका नेटवर्क खत्म करना हमारी क्रेडिट सोसाइटीज को। देन स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के सारे प्रांतों में, सारे रीजन्स में ये क्रेडिट की फैसिलिटीज देनी है हमारी क्रेडिट सोसाइटीज को। देन provision of adequate credit in areas covered by special programs of development. ठीक है, अब जो स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं सरकार की तरफ से, ये भी इंप्लीमेंट करती हैं आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो बहुत ही काम की चीज होती है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। देन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आगे बढ़ते हैं। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। स्टेट बैंक के साथ साथ और भी जितने बैंक्स हैं, उनको कहा गया है, स्पेशली सरकार ने आपके लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि भाई किसानों को टाइम पे लोन दिया जाए।
The State Bank of India was set up in 1955 with a focus on rural credit. This led to nationalization of banks in 1969. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो सेटअप किया गया था तो रूरल क्रेडिट के लिए विशेष तरह के प्रावधान थे इस बैंक में। 1955 में ये एस्टैब्लिश हुआ और उसके बाद इसने देखा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो नॉर्मल बैंक्स हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, अमीरों को लोन दे रहे हैं, लेकिन किसानों को लोन नहीं मिल रहा। तो इन्होंने क्या किया, बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया 1969 में, इसलिए कि ताकि देश के किसानों को, रूरल एरियाज को लोन मिल सके। रीजनल रूरल बैंक्स, एसबीआई के बाद कमर्शियल बैंक्स के बाद आते हैं आपके रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब आरआरबीस कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स को, एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज। किसके क्रेडिट सप्लाई मतलब जो लोन की सुविधाएं हैं वो देने के लिए, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज। इनको किस लिए सेटअप किया गया आरआरबीस को? देखिए, कमर्शियल बैंक्स नॉर्मली शहर के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, एरियाज में, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे गांव या इलाके होते हैं जो बहुत दूर हैं आपके शहरों से। अब वहां का किसान भीड़ों से, जंगलों से होता हुआ तो नहीं आएगा यहाँ तक, भाई शहरों के बैंक तक। तो उन लोगों के लिए क्या किया गया, रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ही बैंक एस्टैब्लिश कर दिए गए। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, पिछड़े हुए जिलों में दे ऑपरेट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कौन कौन से आते हैं इसमें आपने पढ़ भी लिया होगा। ये सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आपका मल्टी एजेंसी सिस्टम है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, आरआरबीएस आते हैं, रूरल बैंक्स, कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं। आपको अगर पूछा जाए तो आप ये आंसर में लिख सकते हैं द नाबार्ड। नाबार्ड क्या है आपका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो आप नाबार्ड का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए स्पेसिफिकली आपकी एस्टैब्लिश की गई है। इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट वाज सेट अप इन 1982, 1982 में एस्टैब्लिश हुई। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है रीजनल रूरल डेवलपमेंट के लिए, आपका वहां के क्षेत्रों के विकास के लिए। मेन फोकस क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है? सर्व एज एपेक्स एजेंसी फॉर फंडिंग क्रेडिट टू इंस्टीट्यूशंस। ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह हैं इन सबको क्रेडिट देती है। भाई जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको आरआरबीस को भी कहीं से क्रेडिट आना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। उन सबको क्या प्रोवाइड करता है? नाबार्ड प्रोवाइड करता है। देन इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ क्रेडिट एंड ट्रेन पर्सनल। डिलीवरी ऑफ क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान रखना। अगर कोई बंदा रीजनल रूरल बैंक में काम कर रहा है तो उसको बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। भाई किसान वहां आया बैंक में, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता ढंग से, प्रोविजंस कुछ पता नहीं है, तो उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उनको लोन देने के लिए, सेंसिटिव तरीके से उनको कैटर करने के लिए, बड़े आराम से उनको समझाने के लिए पर्सनल्स की ट्रेनिंग भी की जाती है। यहाँ पे जैसे एसबीआई में गए, जो बाबू होते हैं भगा देते हैं नॉर्मली, पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं अरे हाँ ठीक है लाइन में लग जाओ। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ के जो पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि विशेष रूप से कि भाई आप किसानों को हेल्प करो, उनका लोन दो, आराम से दो, उनको ब्याज दर समझाओ, पॉलिसी समझाओ, ताकि उनकी हेल्प हो सकती है, ज्यादा ज्यादा लोन लेकर अपनी खेती बाड़ी ढंग से कर सकें। देन कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग, मेंटेन लाइसेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स। रूरल फाइनेंसिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए कितने लोन दिए गए, लोन वापस आए कि नहीं आए हैं, रिकवर हुए कि नहीं हुए, और जो गवर्नमेंट के साथ संबंध या तारतम्य बनाने के लिए जो मीडिएशन करना होता है वो भी नाबार्ड करती है। और अगर जो दूसरे बैंक है उनके साथ भी समझौते करती है, बहुत सारे प्लानिंग्स करती है आपकी नाबार्ड। देन टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय। अब रीफाइनेंसिंग क्या होती है? रीफाइनेंस का मतलब दोबारा से लोन देना। मान लीजिए एक लोन लिया, वो चुकता नहीं हुआ है, किसी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो दोबारा लोन देना। और दोबारा जब लोन दिया जाता है किसानों को तो वो निचली दर पर दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट पर, ब्याज की दर कम कर दी जाती है, उसको कहते हैं रीफाइनेंस, दोबारा से फाइनेंस देना। देन कुटुंबश्री। कुटुंबश्री एक इनिशिएटिव है जो केरला में हुआ, स्थापित हुआ, द पुअर वुमेन्स बैंक। कुटुंबश्री क्या? पुअर वुमेन्स बैंक है। और इसमें क्या was started in 1995 in Kerala and as a small savings bank for poor women to encourage savings। अब देखिए नॉर्मली जो आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनके पास क्या होता है, कभी 50 रुपए सेव कर पाई, कभी 100 रुपए सेव कर पाई, कभी 200-400 रुपए सेव कर लिए, लेकिन उनके पास जरूरी नहीं क्या
एक साल उनके पास 1000-10,000 रुपए आ जाए, तो ऐसी स्मॉल सेविंग्स के लिए ये बैंक शुरू किया गया, ताकि जो पुअर वुमेन है, गरीब महिलाएं हैं, उनके अंदर सेविंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सके। अब आते हैं आरबीआई रूरल क्रेडिट के ऊपर। आरबीआई क्या है? हमारा एपेक्स बैंक है, हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का, जितने भी इंडिया में बैंक्स ऑपरेट करते हैं उन सबका कस्टोडियन और केयर टेकर है। वही बताता है, वह नीतियां स्थापित करता है, वो सबको डायरेक्शंस देता है कमर्शियल बैंक्स को, जितने भी बैंक्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश का। तो आरबीआई के क्रेडिट में, रूरल क्रेडिट में बहुत बड़ा रोल है। वो क्या करती है? शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस, जो बैंक्स को शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस के लिए पैसा वो देती है। उसके बाद फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो खेती बाड़ी के साथ साथ की जाती हैं, जैसे कि मछली पालन हो गया, आपका फूल और सब्जियां वगैरह, बागवानी वगैरह हो गया, फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जानवरों को पालना पोषण करना, वो सब हो गया। उन सब के लिए क्या देती है? वो लोन्स देती है। देन डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, उनको डेवलप, उनका विकास करती है। एक्सपेंशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म विंग्स ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट विंग्स, इनका क्या मतलब है? जो छोटे समय के लिए फंड्स दिए जाते हैं, लोन्स दिए जाते हैं 4-6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और जो लंबे समय के लिए लोन दिए जाते हैं, उन सबके दोनों विंग्स को वो उनकी केयर टेकिंग करती है, उनका देखभाल करती है। प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टू ब्रिंग अबाउट स्टेट पार्टनरशिप इन कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज। अब देखिए, लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं वो लंबे समय के लिए दिए जाते हैं, प्लस वो ज्यादा अमाउंट के होते हैं, उनकी रिकवरी में भी 10-20 साल लग जाते हैं, तो उनके लिए उनकी स्टेट पार्टनरशिप्स कराती है और उनका भी योगदान लेती है। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। ट्रेनिंग और प्रोफेशनलाइजेशन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोन देना अपने आप में एक कला है। सेंसिटाइजेशन चाहिए, कोई भी बंदा जाके ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं कर सकता, उसको उनकी परेशानियां समझनी होती हैं, इसलिए वहां पे उनकी कोऑपरेटिव्स की जो होती है बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स की ट्रेनिंग होती है, वहां के जो लोग काम करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है कि गांव के लोगों से या खेती बाड़ी जो कर रहे हैं लोग, फार्मर्स के साथ कैसे डील करना है। Then conducting rural credit surveys to determine the coverage of rural households by credit institutions। और वो सर्वे करती है कि क्या वहां के लोगों को पता है किस तरह के लोन बैंक्स देती है, कितने लोगों ने लोन लिए हैं, या जो लोन लेने गए लोग वहां पे जो बैंक्स में, आरआरबीज में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, क्या वहां के बैंक के ऑफिशियल्स अच्छी तरह बात कर रहे थे, लोन आसानी से मिला, या क्या परेशानियां हुई। इस तरह के सर्वेज भी आरबीआई हमारी कराती है। देन हेल्पिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड चीपर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर बैंक्स ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज। और वहां के जो बैंक के जो ब्रांच के ऑपरेशन है, एक्सपेंशन, उन सबको डील करती है। गाइडेंस टू ऑल कंसर्न ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रूरल क्रेडिट। और जितने भी रूरल क्रेडिट के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में गाइडेंस कौन देती है? आपकी आरबीआई देती है। देन माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जो छोटे लोन देते हैं, और उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या योगदान है ये देखते हैं। Micro credit means giving small loans to become self-employed by starting small enterprises या businesses। यानी माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? छोटा सा लोन ले लिया आपने, अपना कोई छोटा सा रोजगार शुरू किया, जैसे सपोज आपने लोन लिया, पान ठेला शुरू कर लिया, या कोई सब्जी का ठेला शुरू कर लिया, या कुछ और छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू कर लिया, गांव में कोई छोटी मोटी दुकान डाल ली, इस तरह के बिजनेसेस के लिए वहां से पैसा मिलता है। देन बेसिकली इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज who are not covered by any banking system। no underdeveloped countries में नॉर्मली माइक्रो फाइनेंस बहुत ज्यादा होता है उन एरियाज में, कहां? जहां पे आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और बैंकिंग सिस्टम डेवलप नहीं होता, बैंक्स वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस काम करता है वहां पे। दे वर्क ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड इन्वॉल्व मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। देखिए, गांव के लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे मजदूर हैं वहां के जो एग्रीकल्चर खेती हर मजदूर है, लेबर है, कि उनके पास ना तो जमीन है ना ही कोई मकान है, वो बस खेती बाड़ी करते हैं, दूसरों के यहाँ पे रहते हैं। तो उनको अगर कोई काम धंधा करना है तो भाई बैंक तो लोन देने से रही, क्यों? बैंक को चाहिए कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी चाहिए, कोई मकान हो, कोई दुकान हो, कोई आपका खेती हो। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पे ये लोग माइक्रो फाइनेंस वालों के पास जाते हैं और वहां से जाके लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम से कम होती है, कुछ नहीं होती, और ये इनफॉर्मल लेवल पर आपको लोन देता है, छोटा लोन देता है। देन self help groups, they promote thrift savings among
हाउसहोल्ड्स एंड मोबिलाइज टू ऑफर क्रेडिट टू ग्रुप मेंबर्स। देखिए अब बैंक क्या है, एक अलग तरह से काम करता है, इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे काम करता है, ठीक है। वो हर एक बंदे को लोन नहीं दे सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, ये जैसे कि बहुत सारी 50 महिलाएं हैं एक जगह पर, उन लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी सेविंग्स पूल इन कर दिया, एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके पास रखवा दिया। अब उसके पास सपोज 10-20 लाख रुपए जुड़ गए या 5 लाख ही जुड़े, तो वो महिलाओं को 10,000, किसी को 5,000 जब लोन चाहिए होता है तो वो उनको दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप अपनी सेविंग्स पूल करते हैं और जिसको जरूरत होती है वो उसमें से थोड़ा सा लोन ले सकता है जिसको जरूरत हो। और ऐसे थ्रिफ्ट यानी सेविंग्स को प्रमोट करता है, छोटी छोटी सेविंग्स, किसी ने 2,000 रुपए डाले किसी अकाउंट में, किसी ने 4,000 डाले, इस तरह वो सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। एसएचजीस कहते हैं इनको। ऑफर क्रेडिट विदाउट एनी सिक्योरिटी एट मॉडरेट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये किसी सिक्योरिटी के बिना, किसी कोलैटरल के बिना, जैसे बैंक क्या है, सिक्योरिटी रख लेगा, आपके मकान के कागज रख लेगा, लेकिन इनको कोई कागज नहीं चाहिए, बस आप अपनी सेविंग्स वहां डालिए, जब आपको जरूरत पड़े तो आप वहां से लोन ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इसमें क्या देखेंगे हम, इसकी कमियां और खूबियां देखेंगे, मतलब कहां कहां रूरल बैंकिंग ने अच्छा काम किया और कहां कहां इसकी कमियां रह गई। देखिए, इट इज एक्सपेंडेड ओवर टाइम विद नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स। 1969 में कमर्शियल बैंक, जितने भी मेजर कमर्शियल बैंक्स थे इंडिया में, उनका सबका नेशनलाइजेशन हो गया। उसके बाद रूरल क्रेडिट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि अब सरकार निर्देश दे सकती थी कि भाई किसानों को लोन दीजिए और सस्ती दरों पे लोन दीजिए। फिर इट लेड टू प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सपेंशन। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो आपकी बैंक्स दे रही थी, आरआरबीज दे रही थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे रही थी, उसका प्रसार हुआ, फैलाव हुआ, मतलब वो बढ़ गए, बहुत ज्यादा तादाद उनकी बढ़ गई, बहुत सारे आरआरबीज आ गए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बहुत सारी एस्टैब्लिश हो गई अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया के। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड लेड बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट। और जब नाबार्ड आया तो उसके बाद से और भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान होने लगी, इसको जो आरआरबी से उनको क्रेडिट मिलने लगा और वो किसानों को और ज्यादा सस्ती दर पर क्रेडिट देने लग गए। देन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जो बैंक से जो क्रेडिट मिला, लोन मिलते हैं, उसकी वजह से किसान अपने खेतों में विकास कर सकते हैं, उनका फेंसिंग कर सकते हैं, बाड़ा लगा सकते हैं, नया नया खेत खरीद सकते हैं, जमीनें नई आ गई, फिर उनके पास जो ट्रैक्टर है, थ्रेशर्स है, क्रशर्स है, वो सब लगाकर वो नए नए क्रॉप्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जो सरप्लस प्रोडक्शन है उनका भरण पोषण के बाद में उसको बाजार में बेचकर पैसा कमा सकते हैं। और गन्ना की खेती भी वो लोग करने लग गए। फिर आपका जो कैश क्रॉप्स हैं या फिर आपके बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स जैसे आपकी बागवानी के फ्रूट्स हैं, आपके बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, उनको भी उत्पादन करने लग गए और उनका विकास होने लग गया। देन प्रॉब्लम्स एरियाज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। अब प्रॉब्लम एरियाज कौन से हैं? प्रॉब्लम एरियाज इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नीड्स कोलैटरल और सिक्योरिटी फॉर टेकिंग लोन्स व्हिच लीव लार्ज सेक्शंस ऑफ फार्मर्स। जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसके लिए क्या चाहिए? कोलैटरल चाहिए, इसको सिक्योरिटी चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे किसान वहां से लोन नहीं ले पाते। फिर ड्यू टू लैक्सिटी इन रिकवरी ऑफ लोन्स, डिफॉल्ट रेट्स हैज रोज ओवर टाइम। लोन जो दिए जाते हैं उनकी रिकवरी कम हो पाती है। जिन लोगों ने किसानों ने लोन लिया, कई बार क्या होता है अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए लोन ले लेते हैं, वो सेरेमनी के लिए ले लेंगे, शादी ब्याह के लिए ले लेंगे और वो उस लोन को चुका नहीं पाते। और वो क्या है, डिफॉल्ट रेट, इसकी वजह से जो लोन नहीं वापस देने वाले, जो रिपे करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से बैंक्स को घाटा होता है। दे हैव नॉट प्रमोटेड थ्रिफ्ट सेविंग फॉर फ्यूचर, यानी कि जो बैंक से इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट है वो कभी किसानों को ये नहीं कहते कि भाई सेविंग्स भी कर लो, थोड़ी सी छोटी छोटी सेविंग्स आकर यहाँ डाल दो, तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है उनका अमंग फार्मर्स एंड फेल टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स। अब उनके पास जो डिपॉजिट्स थे जो सरकार दे रही थी वो तो उन्होंने किसान को लोन में दे दिए। अब उनके पास तो फार्मर्स की तरफ से कोई डिपॉजिट आता नहीं है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स नहीं होता है। जैसे कि आपका माइक्रो फाइनेंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप कर पाते हैं, ये लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। After 1991, social banking rural areas has taken a back seat. जो सोशल बैंकिंग थी, जो किसानों के विकास के लिए जो लोन दिए जा रहे थे या उनके जो जरूरतों के लिए लोन दिए जा रहे थे, वो बैक सीट पे आ गए। उसके बाद से इनके लोन पे काम नहीं हुआ। इट हैज लेड टू ह्यूज डेब्ट्स एंड सुसाइड ऑफ फार्मर्स स्पेशली इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा उधार बढ़ गया, बहुत ज्यादा डेब्ट में आ गए, जो किसान थे डेब्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश में बहुत सारे ऐसे किसान, हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके जो उधार का बोझ था बहुत बढ़ चुका था उनके ऊपर, बहुत सारा उन्होंने उधार ले रखा था।
To improve this, in recent years, all adults are encouraged to open bank accounts. इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए सभी जो एडल्ट्स हैं उनको बैंक अकाउंट खोलने की सलाह दी जाती है। इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस और मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इसका मतलब ही हुआ कि जो आपकी खेती बाड़ी में जो प्रोडक्शन होता है उसका सेलिंग कैसे की जाए, उसको मार्केट कैसे किया जाए, मार्केट में उसको बेचा कैसे जाए। तो इसमें क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस, इसमें सारे वो कार्य सम्मिलित होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं वो सारे काम जिनसे जो कहां से शुरू होते हैं? हार्वेस्टिंग से। जब खेतों की कटाई होती है, ठीक है, खेतों की कटाई होती है, उनमें से अनाज निकाला जाता है, उसके बाद से उनकी सेल तक, बाजार में बेचने तक जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, फार्म प्रोड्यूस की, फार्म प्रोड्यूस यानी फार्मर्स जो अपना प्रोडक्शन करते हैं, यानी फूड ग्रेन्स जो उगाते हैं, जो सीरियल्स उगाते हैं, जो पल्सेस उगाते हैं, जो ऑयल सीड्स, जितनी भी आपकी खेती बाड़ी की जो प्रोड्यूस है उसको। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या क्या आते हैं? गैदरिंग प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, खेतों की कटाई करने के बाद जो ग्रेन्स जो होती है उन सबको इकट्ठा करना। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, ठीक है, लिंक दैट इज सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स। अब इसमें क्या होता है? ये जो ग्रेन्स होती है वो स्ट्रॉ के साथ होती हैं। आपने देखा होगा जब गेहूं खेतों में लगाया जाता है तो उसके नीचे स्ट्रॉ होता है, पुआल होता है, जो उसके नीचे स्टेम होती है, उसको काटा जाता है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, उसका जो भूसा है अलग कर दिया जाता है, ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है। देन ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, उस क्वालिटी जो अलग अलग जो अनाज होते हैं भाई अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग तरह के गेहूं होते हैं। एमपी में अलग तरह का गेहूं होता है, लेकिन कुछ गेहूं बारिश में से भीग गए या फिर बीज आपका अच्छा नहीं है, उसका जो जिसका बीज अच्छा नहीं होगा उसका अनाज अच्छा नहीं उत्पन्न होता, पैदा नहीं होती, तो जो अनाज है लोअर कैटेगरी का, लोअर ग्रेड का, उसको अलग कर दिया जाता है, और हायर ग्रेड का यानी जो बहुत अच्छा अनाज है उसको अलग कर दिया जाता है, उनकी ग्रेडिंग की जाती है उनकी क्वालिटी के हिसाब से। देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंसेस, और फिर उस जो प्रोड्यूस है, जो फार्म प्रोड्यूस है, उसको पैकेजिंग की जाती है बायर्स जिससे उसे खरीदना चाहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से जो फार्म प्रोड्यूस है भेजी जाएगी। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल, और फिर उस प्रोड्यूस को स्टोर करा जाता है स्टोर हाउसेस में, वेयर हाउसेस में, जो राज मंडियों के पास वेयर हाउसेस होते हैं, गोदाम होते हैं, उन सब में उसको स्टोर किया जाता है, वहां पे उनका सेव करके रखा जाता है। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज ल्यूक्रेटिव, और फिर जब दाम अच्छे मिल जाए तो उसको प्रोड्यूस को सेल किया जाता है। इस सबको एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत लाते हैं। मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम, अब इस मार्केटिंग को और बेहतर बनाने के लिए, किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। वो क्या है? रेगुलेटेड मार्केट्स, देयर इज अ मार्केटिंग कमिटी टू रेगुलेट परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए हैं। पहले क्या था? बिचौलिए सारा का सारा मुनाफा खा जाते थे, सारा जो प्रॉफिट होता था किसान को कुछ नहीं मिलता था। अब वो क्या कहते थे किसान को कि भाई हम आपका अनाज बिकवा देंगे, किसान को तो 2 रुपया देते थे और उस चीज को 10 रुपए में बेच देते थे, तो उनको बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा मीडिएटर्स को मिल जाता था। गवर्नमेंट ने क्या किया है? रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए, उसमें किसानों को ज्यादा मुनाफा होता है, वो अपनी प्रोड्यूस को अच्छे दामों में बेच पाते हैं। फिर क्या है? प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि मंडी बनाना, अनाज की मंडी बना दी, वहां पे शेड्स लगा दिए जहां पे किसान अपना अनाज बेच सकते हैं। स्टोरेज की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा शुरू कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और अनाज को डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सिटीज में ले जाने के लिए भी किसानों को हेल्प दी जाती है जो गवर्नमेंट ने की है। देन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, ये जो सोसाइटीज हैं ये फार्मर्स को हेल्प करती हैं। फार्मर्स क्या इनके मेंबर बन जाते हैं, मेंबर बनने के बाद वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब आप मेंबर हैं अगर, तो जाकर किसी बड़ी सी कंपनी में, जैसे आटा मिल है आपकी या बहुत बड़ी कंपनी है जो जैसे सपोज नूडल्स बनाती है, मैगी व्हीट फ्लोर लेती है, और व्हीट फ्लोर बेचने के लिए अगर आप किसान हैं और आप किसी बड़ी क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर हैं, तो आप क्या करेंगे? वहां पे जाएंगे, अपने गेहूं को अच्छे दामों पे, अगर आपका गेहूं बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे दामों पे बेच सकते हैं, जबकि आप नॉर्मल मंडी में बेचेंगे तो उसके कम दाम मिलेंगे। तो इस क्रेडिट सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, ये किसानों को बहुत हेल्प करती हैं। देन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है? सबसे पहले
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या काम होता है? देखिए, सबसे पहली बात, जब किसान कोई खेती करता है तो उसकी खेती बर्बाद हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बल्क में हो जाए, सुपर बम्पर क्रॉप हो जाए, जहां पे बहुत सारे किसानों ने, अगर सोचिए प्याज बो डाली, सबने प्याज लगा ली अपने खेतों में। अब प्याज इतनी ज्यादा हो गई, कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्याज प्रोडक्शन हो गया, प्याज का, अनियन का, और वो बाजार में सेल होना मुश्किल हो गया और उसके दाम बहुत ज्यादा नीचे गिर गए। तो उससे में क्या है, किसान को लॉस होता है। इस स्थिति से बचने के लिए, जब बम्पर क्रॉप हो जाए कभी, या कभी क्रॉप फेलियर हो जाए, तो उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट उन्हें दे देती है, ताकि उनका जो है किसानों का नुकसान ना हो। इट इज एश्योरेंस टू द फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एट द स्पेसिफाइड प्राइस which assures them of some minimum income in times of surplus harvest and price declines। जब दाम बहुत गिर जाए, सरप्लस हार्वेस्ट बहुत ज्यादा बम्पर खेती हो जाए, क्रॉप कम अच्छे स्तर का नहीं हुआ है, तब भी गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो बफर स्टॉक रखती है, यानी कि किसी टाइम पे अगर क्रॉप फेलियर हो जाए तो देश में अनाज रहे, लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, और हमें बाहर के देशों से अनाज जो है अपना मंगाना ना पड़े, इसके लिए हमारी एफसीआई बफर स्टॉक रखती है, अपने पास बहुत सारा भंडार रखती है, अपने पास वेयर हाउसेस में बहुत सारा स्टॉक होता है। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अ रे ऑफ होप। अब देखिए, जो रेगुलेटेड मार्केट्स है, गवर्नमेंट की मंडीज है, वो तो है ही, लेकिन इससे क्या होता है, उनको उसमें भी कई बार तकलीफ हो जाती है। इसके अलावा किसानों ने अपने इनिशिएटिव से, और बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपने इनिशिएटिव से ऐसी मंडियां शुरू की हैं जहां पे किसान मेंबर्स हैं और अच्छे मुनाफे में अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। वो क्या है? These offer advance payments to the farmers to supply farm produce and reduce price risk for farmers। ये क्या करती हैं? एडवांस में ही पेमेंट दे देती हैं फार्मर्स को, ताकि उनकी जो रिस्क है, प्राइस की रिस्क है, वो कम हो जाती है फार्मर्स को, मतलब हेल्प करती है। इसमें क्या है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें क्या शुरू की गई है? अपनी मंडी, बिग बाजार। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, दो इनिशिएटिव्स हैं यहाँ के, पंजाब हरियाणा में, यहाँ पे किसान अपना फार्म प्रोड्यूस बेच सकते हैं, अपने जो अनाज है, जो तिलहन है, उस सबको बेच सकते हैं। तिलहन यानी ऑयल सीड्स, जिनमें तेल निकाला जाता है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन पुणे, हदासपुर मंडी, ये हदासपुर मंडी वहां पे शुरू किया गया है पुणे में, महाराष्ट्र में। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में क्या है? रैथू बाजार, यहाँ पे रैथू बाजार से। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में उज्वार संडीज, इनको शुरू किया गया है, और ये ऑल्टरनेटिव चैनल्स हैं अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए। यहाँ पे किसान अपने जो माल है उसे बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देन शॉर्टकमिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या कमियां हैं इसकी? लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जो अभी भी हमारी मार्केटिंग है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है कि सारे किसान इसका फायदा उठा सकें, इससे बेनिफिट ले सकें। इसमें क्या है? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, अभी भी वहां आवागमन की सुविधाएं नहीं है, गाड़ियां ढंग से नहीं चलती हैं, रेलगाड़ी हर जगह नहीं पहुंचती है, और किसानों को बहुत ज्यादा अपने माल को में बहुत बुग्गियों में, छोटे छोटे ठेलों में या बैलगाड़ियों में ढोके लाना पड़ता है, और उनके अनाज का बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। फोर्स सेल्स, कई बार जो होता है कहीं से उधार ले लेते हैं लोग और उनको जबरदस्ती अपना अनाज बेचना पड़ता है, या फिर इतना ज्यादा अनाज उत्पन्न हो जाता है कि वो बेचारे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए कहीं भी अपना अनाज को एक साथ बेच देते हैं, भैया कुछ तो पैसा मिल जाए। न्यूमरस मार्केट चेंजेस, बहुत सारे मार्केट चेंजेस हुए हैं जो किसान के समझ में कई बार नहीं आते, और बेचारा जो छोटा किसान है ठगा सा महसूस करता है और बहुत ज्यादा उसको लॉसेस होते हैं। देखिए, जितने भी प्रोविजंस बना लीजिए, जब तक हम निचले स्तर तक जाके किसानों की हेल्प नहीं करने वाले, ये प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। तो आज भी हमारे देश का किसान पिछड़ा हुआ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इतना डेवलप नहीं है कि वो अपना बहुत ज्यादा भला सोच सके और उसके ऊपर काम कर सके। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, अब देखिए कई बार मंडी तक आने के लिए भी उसके पास किराया नहीं होता है, तो वहीं किसी को बेच डाल देता है वो अपना अनाज, तो क्रेडिट फैसिलिटीज उसके पास कम है, विकास नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, गांव में कोई स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती हैं, उसके पास अनाज की एक आध टंकी होती है जहां वो स्टोरेज कर सकता है, और कई बार वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज इतनी दूर होती हैं किसानों से शहरों में कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, कहीं भी अपने अनाज को बेचकर चला जाता है और बहुत कम दामों में बेच देता है बेचारा पूरे साल की मेहनत अपनी। देन प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन, आज भी हमारे यहाँ मिडिलमैन हैं, यानी कि अगर मैं किसान हूँ, मैंने गांव में अपना प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छा अनाज पैदा हुआ है, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं शहर जाकर अपना अनाज किसी मंडी में बेच सकूं। अब मिडिलमैन के बिचौलिया जो होता है वो क्या कहेगा, भाई मैं आपका अनाज बिकवा दूंगा, मुझे इतना कमीशन दे देना।
वो आपका अनाज ले जाकर हो सकता है आपको तो दे वो 3 रुपया पर केजी गेहूं के, और उसका खुद वो 6 रुपए पर केजी में बेच दे, तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। आप अपना जितना मुनाफा, जितना प्रॉफिट आप ले सकते थे किसान होने के नाते, वो आप नहीं ले पाते, और सारा जो मुनाफा है, जो सारी मलाई है, वो मिडिल मैन खा जाता है आपकी। देन लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। आज भी जो वेट्स एंड मेजर्स यूज किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, जद्दोजहद की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कच्चे जो वेट हैं, जैसे आपका बाट नहीं है, बाट कहते हैं जो वेट्स होते हैं उन्हें 5 किलो का बाट कहते हैं, 10 किलो का बाट कहते हैं, या 50 किलो का कहते हैं। लेकिन आज भी ऐसे जो आयरन के जो वेट्स है, स्टैंडर्ड वेट्स है, वो नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, पत्थर रखकर ही तोल दिया, ईंट रखकर तोल दिया बहुत सारी, अब उसमें पता ही नहीं चलता कि वेट कितना हो सकता है। उसने आपसे 50 किलो अनाज ले लिया या 100 किलो अनाज ले लिया, और आपको पैसे सिर्फ आपको 70 किलो के दिए उसने। तो वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वेट्स और मेजर्स में। किसान वहां भी बहुत ज्यादा उनके साथ लूट हो जाती है, वो लूटे जाते हैं। इनएडुकेट मार्केट इंफॉर्मेशन, और बेचारे किसान को तो मार्केट की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि भाई एमएसपी जैसे मार्केट सपोर्ट प्राइस भी कोई चीज है, या कहीं से उसे उधार भी मिल सकता है, या वेट ऐसा उसके साथ जो घपलाबाजी हो गई है, उसका अनाज ज्यादा था उसको कम के पैसे मिल गए, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज भी मार्केट की इंफॉर्मेशन किसान को नहीं होती है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या आता है, पहला डाइवर्सिफिकेशन वो है क्रॉप प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स rather than specified crop to reduce market risk due to price fluctuations and failure of monsoon। देखिए, हर खेती को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, कुछ जो अनाज है वो आपके कम पानी में भी पैदा हो सकती है उनकी, या फिर कुछ ऐसे अनाज है जहां ज्यादा पानी आता हो वहां के लिए होते हैं। तो किसान को पता जाता है कि कौन सी सॉइल में कौन सा अनाज बोया जाए, या फिर उसे सिर्फ एक तरह की खेती नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर कोई जो आपकी प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल जो क्राइसिस आ जाए, कोई कैलामिटी आ जाए, या कोई बारिश ना हो, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से उसके सारे खेत बर्बाद ना हो, सारी फसलें बर्बाद एक साथ ना हो जाए। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग खेतों में अलग अलग तरह के अनाज बोने की सलाह दी जाती है। इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड क्रॉप पैटर्न प्रोडक्शन, यानी कि अलग अलग अनाज को पैदा करना। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, अब इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन में डाइवर्सिटी अलग अलग तरह के लगाना। अब जो एक्टिविटीज हैं, आपके किसान क्या क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, या कहीं कहीं बोझा ढोते हैं, या खेतों को काटते हैं, या फिर पानी देते हैं खेतों में, या मजदूरी करते हैं। नॉर्मली ये काम होते हैं, ये छोटे मोटे आपके ठेले लगा लिए, कुछ छोटा बड़ा सामान बेच लिया, तो यही एम्प्लॉयमेंट के साधन है। लेकिन अब अगर हमें गांव का विकास करना है तो हमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के जो नए नए आयाम हैं, नए नए जो तरीके हैं, वो हम वहां पे अपनाने पड़ेंगे। दिस इंक्लूड शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर प्रोडक्शन एज सूटेड बाय एनवायरनमेंट एंड सॉइल टाइप टू इंक्रीज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्रॉप जो पैटर्न है, क्रॉप नए नए लगा लिए, अलग तरह की अलाइड एक्टिविटी शुरू कर ली, ताकि वहां पे किसान की जो इनकम है, जो उसका पैसा जो मिल रहा है, उसे आय उसकी बढ़ सके और उसका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो सके। जैसे कि आपका मछली पालन हो गया, आपके खेती में फूल लगा लिए, सब्जियां नई नई तरह की उगा ली, और बहुत सारी ऐसी खेती कर ली जिससे उसका जो पैदावार है बढ़ सके किसानों की, और उनको ज्यादा मुनाफा हो सके। इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नए नए जो चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, वो हमने देख लिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, ये चैलेंजेस हैं नए आपके। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, अब इसमें क्या क्या आते हैं आपका, हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री और लाइवस्टॉक फार्मिंग, इसमें क्या होता है, जो आपके जानवर हैं, मवेशी हैं, जो दूध देने वाले मिल्क कैटल्स वगैरह हैं, या फिर पोल्ट्री कैटल, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, और मतलब इनका बर्थ रेट बढ़ा दिया जाता है, ताकि हमें बहुत सारा तादाद में मिल सके, और हमारा जो किसान है उसको हेल्प मिल सके, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके। इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। देखिए कैटल फार्म्स में, आपके पोल्ट्री फार्म्स में बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, ऊन का प्रोडक्शन बढ़ता है, वूल जो हम स्वेटर बुनते हैं, गोट्स आपके बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, या फिर गोट्स आपके और भी बहुत सारे काम आती हैं। ड्यू टू ऑपरेशन फ्लड, production of milk has increased. The operation flood,
ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन फ्लड में क्या हुआ, नहीं दूध की बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया इसकी वजह से। इन एडिशन प्रोडक्शन ऑफ मीट, एग्स, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज। और इसी वजह से देखिए दूध कौन देता है, कैटल देती है नॉर्मली, जो मिल्क कैटल्स हैं। इसके साथ साथ और क्या हुआ, मीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, एग्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, वूल जो है शीप आपकी ऊन देती है, भेड़ें जो होती हैं, उसकी वजह से सारा का सारा आपका प्रोडक्शन बढ़ गया इन चीजों का। प्रॉब्लम्स, लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लोअर लेवल ऑफ नो हाउ। किसान ये सारे कार्य कर रहे हैं, उनका काम भी चल रहा है, लेकिन उनको इनकम इतनी ज्यादा नहीं मिल रही। क्यों? उनके पास नॉलेज नहीं है, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है बहुत ज्यादा, और कोई बताने वाला नहीं है कि भाई ये कार्य करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नो हाउ कम है, नॉलेज कम है उनके पास, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम है और उनको इसका मुनाफा पूरा पूरा नहीं मिल पा रहा है, मतलब बढ़ सकता है और ज्यादा विकास हो सकता है। डेफिशिएंट वेटरनरी केयर, अब जो कैटल फार्मिंग है या एनिमल हस्बेंड्री है, जो उनके जो डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे मवेशियों की देखभाल करने वाले कैटल की, वो लोग कम है, ऐसे हॉस्पिटल्स कम है, डॉक्टर्स कम है, उनके पास सुविधाएं नहीं, तो बहुत ज्यादा उन्हें लॉस होता है। कई बार उनकी जो कैटल है वो मर जाती है, पोल्ट्री में चिकन में जो होता है, जो मुर्गी होती है, उनमें बीमारियां फैल जाती हैं, ये शीप या गोट भी उनकी मर जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो वेटरनरी केयर, जो जानवरों की देखभाल जो की जाती है, ऐसी केयर वहाँ पे उपलब्ध नहीं है गाँव में, उन्हें लॉसेज होते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, अब इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो कंटिन्यू कर रहे हैं, सॉरी हम उसको ही, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिशरीज यानी कि जो आपकी मत्स्य पालन जिसे कहते हैं, मछली पालन कहाँ कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु हैव लार्ज स्केल फिशरीज। इनमें बहुत सारे आपके पॉन्ड्स हैं या रिवर्स में या स्ट्रीम्स में यहाँ फिशरीज हैं, बहुत सारे फिशिंग फार्म्स हैं। इट इज डन ऑन इनलैंड सोर्सेज इन रिवर्स। इनलैंड सोर्सेज कौन से हैं, जो जमीन पर हैं। जमीन में कौन कौन सी नदियां होती हैं, लेक्स होती हैं, जो झीलें हैं, आपके पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, स्ट्रीम्स हैं, जो आपके स्ट्रीम्स से छोटी छोटी। इन मरीन सोर्सेज, और मरीन सोर्सेज कौन से, जो समुद्री वाले हैं, वो समुद्र है, और जो ओशन है, महासागर है बहुत बड़े आपके, उनमें जो आपकी फिशरीज होती हैं, ठीक है। However, fishing community is one of the most backward communities of India. ये सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई आपकी कम्युनिटीज हैं, जो फिशिंग कम्युनिटीज हैं। क्यों? ड्यू टू लो लिटरेसी, ये पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा कम हैं, इनके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, ताकि और अच्छे अपनी फिशिंग का जो फिशिंग कल्चर है वो बढ़ा सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। लो टेक्निकल नो हाउ, इनके पास भी टेक्निकल नो हाउ बहुत ज्यादा कम है। आज भी बहुत पुराने नेट्स जो जाल होते हैं उनके हिसाब से करते हैं। ओवर फिशिंग, और बहुत ज्यादा, अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, तो और कोई काम नहीं जानते थे, क्या करते हैं उसी एरिया में बहुत ज्यादा मछलियों को मतलब पकड़ते रहते, तो ओवर फिशिंग हो गई है। समंदर में क्या एक इलाका है, वहां पे मछुआरे जाते हैं, ओवर फिशिंग हुई, तो वहां फिशेस जो है कम प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज जो है आपकी, उनका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसकी वजह से, कि उनको टेक्निक्स नहीं पता कि पानी को कैसे साफ रखा जाए, वहां का कैसे सब सही तरीके से किया जाए। सजेशंस टू रिड्यूस वाइड स्प्रेड इंडेटनेस, अब जो बहुत ज्यादा कर्जे का उनका जो चक्रव्यूह है, उससे कैसे घटा जाए। क्रेडिट टू ब्रेक विशियस साइकिल ऑफ इंडेटेडनेस, अब इसमें जो उनको बहुत ज्यादा जो कर्जे का जो उनका चक्र चला, चक्रव्यूह में जो फंसे हुए, उसको ब्रेक करना है पहले तो। माइक्रो फाइनेंसेस थ्रू एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको माइक्रो फाइनेंस से सेविंग्स उनकी बढ़ाई जाए, प्लस उनको लोन दिया जाए। मार्जिनल फिशिंग फैमिलीज, तो मार्जिनल कौन होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे फार्मर्स जो बिल्कुल ही मार्जिन पर हैं, मतलब उनके जो 2 टाइम का खाना वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ऐसे फार्मर्स को, बहुत छोटे फार्मर्स जो बहुत गरीब हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा लोन दिया जाए माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू। देन अपग्रेडेशन ऑफ फिशिंग टेक्नोलॉजी, और फिशिंग टेक्नोलॉजी जो है जिससे वो मछलियां पकड़ते हैं, उसकी अपग्रेडेशन किए जाए, यानी कि उसको और अच्छा बनाया जाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, अब इसमें अगला वाला क्या आता है, हॉर्टिकल्चर। It is the branch of plant agriculture that deals with garden crops, generally fruits, vegetables, and ornamental plants of flowers and creepers, other show plants. अब इसमें क्या आता है आपके हॉर्टिकल्चर, यानी सिंपल शब्दों में बागवानी, जिसमें आप फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं तरह तरह के, और बहुत सारे शो प्लांट्स जो आप डेकोरेटिव प्लांट्स है तो वो लगाते हैं। सिंपल शब्दों में ये होता है। इट हैज इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट मींस ऑफ सस्टेनेबल लिविंग इन रूरल एरियाज बाय इंक्रीजिंग इनकम लेवल्स ऑफ फार्मर्स, और इसकी वजह से जो हॉर्टिकल्चर बागवानी है उसकी वजह से किसानों को फायदा हो रहा है, उनका इनकम लेवल्स बढ़ रहा है। ड्रॉबैक क्या है इसका, द बल्क ऑफ लैंड अंडर पल्सेस कल्टीवेशन हैज बीन टेकन अप फॉर हॉर्टिकल्चर, जिन खेतों पे दालें उगाई जाती हैं उनको हॉर्टिकल्चर के लिया जाता है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसकी वजह से क्या हुआ,
दालों का प्रोडक्शन घट गया है, दालें महंगी हो गई हैं, जो नॉर्मल आदमी है उसको दाल खाना नसीब भी नहीं हो रहा है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और दालें बहुत महंगी हो गई। ठीक है, तनवा, ये कौन सा इनिशिएटिव है? ये प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में शुरू हुआ, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म है। इट इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च इन तमिलनाडु टू ट्रेन वुमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू इंक्रीज वुमेन एम्प्लॉयमेंट। जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं तमिलनाडु की, उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया। कैसे शुरू किया गया? कि वो डाइवर्स टेक्निक्स है फार्मिंग की, उन्हें सीख सकें और खेती बाड़ी में काम कर सकते हैं। इट फंक्शंस लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रमोट कॉटेज एंड हाउस होल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी बाय यूजिंग देयर ओन पूल ऑफ फंड्स। वो अपना ही पैसा सेव करती हैं, जो विमेन हैं वो ग्रुप में मेंबर्स होती हैं, और जिस लेडी को जरूरत होती है, जिस महिला को जरूरत होती है, वो थोड़ा बहुत लोन लेकर अपना कोई काम शुरू कर लेती है। यानी कि सबको लोन की सुविधा मिल जाती है बिना कहीं बैंक में जाए हुए और कोई इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लिए हुए या किसी मनी लेंडर के बिना। गोल्डन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये क्या क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू सर्विसेज ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव्स दैट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बागवानी के लिए जो रिसर्च डेवलपमेंट हुआ उसके इनिशिएटिव्स का प्रसार करना, ये गोल्डन रेवोल्यूशन है। उसके बाद क्या हुआ? इसकी वजह से आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, और उसकी वजह से इनिशिएटिव्स की वजह से क्या हुआ? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हनी, इनका प्रोडक्शन बढ़ा। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू गोल्डन रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ 1991 टू 2012। इस दौरान इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हनी के प्रोडक्शन में, शहद के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू अ रिवोल्यूशनरी राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन ओइंग टू HYV, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इनपुट्स ऑफ फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इस डेफिनेशन से आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड्स इन रूरल एरियाज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर क्या योगदान दे सकता है रूरल एरियाज में, ताकि वहां के किसान हैं या वहां के जो लोग हैं नया रोजगार प्राप्त कर सके। इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। आईटी रेवोल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडियन इकोनॉमी एज ए नॉलेज इकोनॉमी। अब आईटी इकोनॉमी क्या कर रही है? इंडियन जो पूरी इकोनॉमी है वो क्या बन रही है? नॉलेज इकोनॉमी बन रही है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ। अब इसमें क्या है? हम ये आईटी क्या है? बढ़ावा दे रही है ह्यूमन कैपिटल को, जो आपके जो संसाधन है, मानव संसाधन है, उसको इंपॉर्टेंट एसेट मानती है प्रोडक्शन का, और वो ह्यूमन एसेट को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इट्स नॉलेज इकोनॉमी विल स्प्रेड इन रूरल एरियाज। इसकी जो नॉलेज इकोनॉमी है, जो आपका टेक्निकल नो हाउ है, वो कहाँ जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा है। एंड इंक्रीज लाइवलीहुड ऑप्शंस इन रूरल एरियाज एज वेल, और वहां पे रोजगार के नए नए साधन दे रहा है। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फॉर प्राइसेस। इसकी वजह से वहां के जो लोग हैं प्राइसेस जान पाते हैं कि इस जो प्रोड्यूस है, इस ग्रेन का, इस खेती की प्रोड्यूस का प्राइस कितना होगा, वेदर कैसा होगा, मतलब बारिश होने वाली है, आंधी आने वाली है, क्या प्रॉब्लम होने वाली, वो सब पता चल जाएगा। ये ओले पड़ने वाले हैं, जो आपके हेल स्टॉर्म वगैरह होने वाला है। एंड सॉइल कंडीशन इन रूरल एरियाज, और सॉइल की कैसी कंडीशन है, इसके लिए भी आईटी ने बहुत ज्यादा हेल्प करनी शुरू कर दी है। द जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी is imparting operational training for nearly 10 lakh rural people through info kiosks which have computers, scanners, printers and photocopiers. ये जो आपका जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी है, ये वहां पे कियोस्क लगा रही है, 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, ताकि जो किसान हैं वो वहां कियोस्क लगा सकें, लोगों को ईमेलिंग की सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स की सुविधा प्रदान कर सकें, और वहां लगाकर जो सर्विसेज प्रदान करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। जैसे पहले एसटीडी बूथ नहीं लगाए जाते थे, अब कियोस्क बूथ लग रहे हैं, तो गांव में सुविधाएं दे रही है, और इन सुविधाओं को बेचकर जो लगाएगा, भाई देखिए सपोज आपने एक कियोस्क लगा लिया, वो सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं लोगों को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं, ईमेल उनकी करवा रहे हैं, मतलब छोटी सोचिए एक साइबर कैफे टाइप आप वहां पे खोल रहे हैं, तो लोग आपको पैसे देंगे, अपना काम करवाएंगे, तो आपकी इनकम तो बढ़ गई ना। इस तरह से वहां पे रोजगार बढ़ेगा। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रोसेस दैट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट कंट्रोल मेथड्स एंड मींस derived फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। देखिए हमारी नॉर्मल फार्मिंग जो एग्रीकल्चर में होती कैसे होती है? केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू, यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, लेकिन इससे क्या सॉइल आपकी कंटामिनेट हो रही है,
फर्टिलिटी इसकी घट रही है, जो केमिकल है वो इनडायरेक्टली हमारे खाने में आ रहे हैं, हम खा के उन्हें बीमार पड़ रहे हैं। इसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ दोबारा जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? गाय का गोबर होता है, आपका प्लांट वेस्ट है, सब्जियां वगैरह जो सड़े हुए पत्ते वगैरह है, उनसे जो खाद बनती है उसको हम यूज करते हैं फार्मिंग में, ठीक है। उसी को हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह की जो आपका, जैसे आपका वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी अर्थ फॉर्म्स जो होती है उनके द्वारा आपका कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। पहले भी देखिए जो आपके जो कीड़े होते हैं, जो आपके वर्म्स होते हैं, वो खेतों में आपको मिल जाएंगे, आप जब कहीं जाएंगे, बारिश के मौसम बहुत देखने को मिलते हैं। वही एक नेचुरल तरीका था खेतों में कंपोस्ट बनने का। वो जितने भी पत्ते वगैरह होते थे सड़ा के उनका खेतों में जो खाद है वो बन जाता था। वो सॉइल के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, सॉइल को डैमेज भी नहीं होने देता, और वो हमारे खाने में भी हमें कोई नुकसान नहीं देता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग animal manures and composts are basic inputs and it does not use chemical inputs। यहाँ R रह गया बच्चों, R लिख लीजिएगा। It is done to manage ecological balance and leads to sustainable development। अब ecological balance ये बनाए रखता है। देखिए अगर आपके यहाँ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं होते, केमिकल बहुत ज्यादा खेतों में नहीं जाएगा, और जो आपके आसपास के जो चिड़िया हैं, जो वर्म्स हैं, अर्थ फॉर्म्स वगैरह, वो भी वहां पे जी पाएंगे। एक नेचुरल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस जो प्रकृति का बनेगा, और आपके लिए भी वो बहुत फायदेमंद है। व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्यों? क्योंकि डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है, इनका यूज नहीं करते हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं? हम नेचुरल चीजों का यूज करते हैं जो रिन्यूएबल है। भाई देखिए, खाद अगर वो अर्थवॉर्म्स बना रहे तो दोबारा बना लेंगे, हमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एनवायरमेंट फ्रेंडली बहुत ज्यादा होते हैं ये, और एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, हमें भी नुकसान नहीं पहुंचता इन खादों से और ऐसे उगाए हुए अनाज से, इनके द्वारा। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, देन हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। इसका जो खाना होता है, ऑर्गेनिक फूड जो होता है, वो टेस्टियर होता है, आपकी इनऑर्गेनिक जो तरीके से उगाया जाता है उससे। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखिए हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? रूरल क्रेडिट बहुत ज्यादा पढ़ा, और रूरल क्रेडिट जो रूरल डेवलपमेंट पढ़ा। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास रूरल एरियाज में क्या है? फाइनेंस की है, क्रेडिट की है। अब उनके पास अगर खाद के लिए पैसे नहीं होते, इंसेक्टिसाइड्स के लिए पैसे नहीं होते, तो वो बेचारे लोन लेते हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक फार्मिंग से आधी दूर हो जाएगी। भाई वो जहाँ पे अपना जो सड़े हुए पत्ते हैं, अपने गाय के गोबर वगैरह से अगर वो खाद बना पाएंगे उस टेक्नोलॉजी को यूज करके। देखिए एक नेचुरल तरीका होता है, भाई गाँव में जो बाहर आपके गोबर डाल दिया जाता है वो सड़ता है अपने आप, लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे क्या है, वो फास्ट कर देगा, मतलब तेज करके उस प्रोसेस को अच्छी तरीके से आप पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी बना सकते हैं नई टेक्नोलॉजी से। वो टेक्नोलॉजी गांव में जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है और किसानों को हेल्प कर रही है। क्यों? उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने हिसाब से अपनी ही चीजों के संसाधनों को यूज करके खाद बना सकते हैं और अपनी खेती को ढंग से कर सकते हैं। इससे क्या है, वो जो आपका कर्जे का जो चक्रव्यूह है उससे वो निकल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर 6। तो दोनों पार्ट हमने पूरे कर लिए हैं इस चैप्टर के, और आगे हम चैप्टर 7 आपके लिए जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट से भेजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।